नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संकट की जिसने सचमुच लाखों लोगों को परेशान कर रखा है। ये है रसोई गैस की कमी का संकट। शायद तस्वीरें देखी होंगी, गैस सिलेंडर के लिए वो लंबी लंबी लाइनें। तो आखिर इन कतारों के पीछे की पूरी कहानी है क्या? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे मसले को समझने के लिए सबसे पहले एक दिल दहला देने वाली कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है 66 साल के भूषण कुमार मित्तल की। सोचिए, 13 मार्च, पंजाब का बरनाला। भूषण जी सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए सुबह से कड़ी धूप में लाइन में लगे थे और लाइन में ही उनकी जान चली गई। ये एक घटना ना इस पूरे संकट की जो मानवीय कीमत है उसे सीधे सीधे हमारे सामने लाकर रख देती है। लेकिन भूषण कुमार जी अकेले नहीं थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर पूरे भारत में लाखों लोग रसोई गैस के लिए इस तरह लाइनों में खड़े क्यों हैं? इस संकट की असली वजह क्या है? चलिए सबसे पहले जमीनी हकीकत को देखते हैं। रसोई घरों तक पहुंच चुका ये संकट असल में कितना बड़ा और कितना गहरा है। जमीन पर जो हकीकत है वो वाकई में परेशान करने वाली है। यूपी से लेकर दिल्ली, पुणे से लेकर नोएडा, हर जगह एक ही जैसी तस्वीरें हैं। सैकड़ों लोग घंटों तक लाइनों में खड़े रहने को मजबूर हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई शहरों में तो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम ही क्रैश हो गए हैं। लोगों में हताशा का आलम यह है कि लखनऊ में एक आदमी गुस्से में आकर गैस के ट्रक के सामने ही लेट गया। और दुखद बात यह है कि फर्रुखाबाद में 75 साल के मुख्तार अंसारी, उन्होंने भी लाइन में ही दम तोड़ दिया। ये संकट सिर्फ घरों के चूल्हों तक ही नहीं रुका, इसने कारोबार की भी कमर तोड़ दी है। बड़े शहरों में 20 से 30% रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं और फूड डिलीवरी के ऑर्डर्स में 50 से 60% की भारी गिरावट आ चुकी है। और देखिए, जब भी किसी चीज की कमी होती है तो क्या होता है? कालाबाजारी। और कीमतें तो देखिए होश उड़ा देंगे। जो सिलेंडर सरकारी तौर पर करीब 900 रुपए का मिलना चाहिए, वही सिलेंडर दिल्ली की ब्लैक मार्केट में मिल रहा है 3000 रुपए का। और छोटे शहरों में तो हद ही हो गई है, दाम 6000 रुपए तक पहुंच गया है। मतलब ये तो आम आदमी की जेब पर सीधा सीधा डाका है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे पेचीदा हिस्से पर। एक तरफ हैं सरकार के दावे और दूसरी तरफ है जमीन की सच्चाई और सरकार के ही कुछ दूसरे कदम। जरा इस विरोधाभास को समझिए। एक तरफ सरकार के बयान हैं। 12 मार्च को पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं घरेलू एलपीजी सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि जो लोग कमी का डर फैला रहे हैं वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुनने में सब अच्छा लगता है ना? लेकिन ठीक इसी वक्त सरकार कुछ ऐसे काम भी कर रही थी जो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करते हैं। घरेलू सिलेंडर का दाम 60 रुपये बढ़ा दिया गया। कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपये महंगा कर दिया। रिफाइनरियों को ऑर्डर दिए गए कि जितना हो सके उतना ज्यादा प्रोडक्शन करो। विदेशों से इमरजेंसी सप्लाई मंगाई जाने लगी। और तो और राशनिंग भी लागू हो गई। मतलब शहरों में 25 दिन और गांव में 45 दिन से पहले आप दूसरा सिलेंडर बुक ही नहीं कर सकते। तो सवाल बहुत सीधा सा है, अगर सच में कोई कमी थी नहीं तो फिर ये सारे कदम उठाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो फिर सच क्या है? चलिए अब इस विश्लेषण की और गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस संकट की जड़ें कहाँ हैं। सबसे पहले ना इस समस्या का स्केल समझना होगा। भारत में हर साल करीब करीब 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी इस्तेमाल होती है। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और इस विशाल खपत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 60%, हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब दूसरे देशों से खरीदते हैं। बस यहीं से हमारी सबसे बड़ी कमजोरी शुरू होती है। और ये जो निर्भरता है ना, वो बस एक ही रास्ते पर टिकी हुई है। अब देखिए, ये स्लाइड हमारी इस कमजोरी को एकदम साफ साफ दिखाती है। देश की कुल जरूरत का 54% हिस्सा, यानी हमारे कुल इंपोर्ट का लगभग 90%, सिर्फ एक ही समुद्री रास्ते से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और जैसे ही ईरान संघर्ष की वजह से ये रास्ता बंद हुआ, हमारी पूरी सप्लाई लाइन की धज्जियां उड़ गईं। सोर्स के मुताबिक ये संकट सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल घटना की वजह से नहीं आया, बल्कि ये तैयारी में एक बड़ी नाकामी का भी नतीजा है। तर्क ये दिया जा रहा है कि इस लड़ाई का अंदेशा तो महीनों पहले से था, लेकिन कोई भी दूसरे सप्लायर से बात करने या कोई वैकल्पिक रास्ता तैयार करने जैसा कदम नहीं उठाया गया। यहां तक कि स्टेट बंद होने के बाद भी कथित तौर पर एक्शन लेने में 1 हफ्ता लगा दिया गया। और पहला एक्शन क्या था? पब्लिक में आकर यह कहना कि कोई कमी है ही नहीं। और अब इस पूरे विश्लेषण का शायद सबसे चौंकाने वाला फैक्ट सामने आता है। पता है क्या? भारत के पास एलपीजी का कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ही नहीं। मतलब कोई बैकअप प्लान नहीं। जो थोड़ा बहुत स्टॉक हमारे पास है ना, वो देश की 48 घंटे की जरूरत भी पूरी नहीं कर सकता, बस 2 दिन। इसका मतलब साफ है, अगर सप्लाई लाइन में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो हमारे पास कोई बफर, कोई सेफ्टी नेट है ही नहीं। तो
अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? ये संकट खत्म कैसे होगा? कब खत्म होगा? चलिए अब उन 4 संभावित हालातों पर एक नजर डालते हैं जो सोर्स में बताए गए हैं। तो पहला सिनारियो है कि ईरान संघर्ष में जल्दी से सीज़फायर हो जाए। दूसरा ये कि अमेरिका, नॉर्वे, रूस जैसे देशों से जो ऑल्टरनेटिव सप्लाई आ रही है वो इतनी हो जाए कि हमारी ज़रूरतें पूरी होने लगें। तीसरा कि बिना सीज़फायर के ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को किसी तरह दोबारा खोल दिया जाए। और चौथा ये कि भारत अपने जहाज़ों के लिए कोई स्पेशल रास्ता निकालने में कामयाब हो जाए। लेकिन इनमें से कोई भी रास्ता ना तो फौरन होने वाला है और ना ही आसान दिख रहा है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सोर्स का जो एक यथार्थवादी अंदाजा है वो ये है कि हालात सुधरने में कम से कम 4 से 8 हफ्ते और लग सकते हैं। ये एक बहुत लंबा इंतजार है। तो जब तक हालात नहीं सुधरते तब तक आम लोग क्या कर सकते हैं? चलिए अब आखिरी हिस्से में कुछ उन व्यावहारिक उपायों की बात करते हैं जो इस सोर्स में सुझाए गए हैं। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल बातें बताई गई हैं। अगर घर में बिजली की सप्लाई भरोसेमंद है तो इंडक्शन कुकर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर किसी के इलाके में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की लाइन है तो उसके लिए रजिस्टर करवाया जा सकता है। कोई अगर ब्लैक मार्केट में सिलेंडर बेचता दिखे तो उसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर जरूर करें। और सबसे ज़रूरी बात, पैनिक होकर सिलेंडर जमा करना बंद करें, क्योंकि इससे सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। आखिर में हम वही लौटते हैं जहां से बात शुरू हुई थी, इंसानी पहलू पर। सोर्स का ये एक वाक्य इस संकट की सबसे दर्दनाक सच्चाई को सामने रखता है। वो महिला जो सालों की मेहनत के बाद चूल्हे के धुएं से बाहर निकली थी, आज वो वापस मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाने को मजबूर है। ये संकट सिर्फ गैस की कमी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की तरक्की पर एक गहरी चोट है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस संकट की असली कीमत आखिर कौन चुका रहा है।